तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन हमारे पास यूनियन होती है पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन है। तो यूनियन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दो सेट लें 1 2 3, बी सेट लें 2 3 4। तो यूनियन हम क्या करते हैं, यूनियन का मतलब है कि दोनों को इकट्ठे करके लिखना। तो 1 2 3 4, क्योंकि सेट है तो क्योंकि हम 2 3 दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। सिमिलरली उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो कॉमन देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2 और 3। उसके बाद होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, हम कहते हैं ए माइनस बी, तो ए में से बी के निकाल दें। तो ए में से बी के यानी सिमिलरली ये करना है, इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इसमें से अगर 2 3 निकल जाएगा तो फिर जो ए में बचेंगे हम वो लिखेंगे, जैसे 1 है। अगर b माइनस ए करेंगे तो फिर जो b में बचेगा अब हम वो लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन हमारे पास ऐसे होता है। अगर हमने इंटरसेक्शन सीख लिए तो हम थोड़ी चीज़ें अब कर सकते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट्स का। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट कब होगा, जब इंटरसेक्शन उन दोनों की एम्प्टी होगी। डिसजॉइंट का मतलब देखें, जॉइंट होता है मिलाना, और डिसजॉइंट का मतलब यही होता है कि आप, ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जो जिसमें कुछ कुछ कॉमन ना हो। तो जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया उसमें इंटरसेक्शन 2 3 आई थी, वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब इंटरसेक्शन हमारी एम्प्टी ना हो, यानी कुछ ना कुछ उसमें कॉमन हो। जैसे पिछला एग्जांपल था उसमें कॉमन था। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2, दूसरा लेते हैं 3 4। अब इनमें देखें कुछ कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है, तो इनको हम कह सकते हैं ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन के लिहाज से, मतलब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी समझ लें, कुछ भी इस किस्म के होते हैं। तो अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो दोनों मैंने लिखी है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव यूनियन के लिहाज से क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए और बी को हम मिलाएं, भले वो किसी भी ऑर्डर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास यूनियन के लिहाज से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिहाज से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यूनियन की है तो ऐसे इंटरसेक्शन की है। दूसरी हमारे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम 3 सेट लेते हैं, हम कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी करें, या फिर ए यूनियन बी करके बाद में सी करें, तो जवाब दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो इस किस्म की है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो दोनों हमारे पास, मतलब एसोसिएटिव दोनों के केस में, कम्यूटेटिव दोनों के केस में। अब हमारे पास लास्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें फिर 2 किस्म होते हैं, यानी एक होती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, कोई क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी, या यूनियन इंटरसेक्शन में होगी, इंटरसेक्शन यूनियन में होगी। तब जब यूनियन होगी तो वो इस किस्म की होगी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अच्छा मैं दोबारा लिखता हूँ उसको ऊपर करके, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है तो ऊपर हम मिटा के लिख रहे हैं। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव की हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे होगी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी। सिमिलरली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम पढ़ते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दोनों में आएगी। तो यहाँ 2 जगह पे इंटरसेक्शन है, वहाँ 2 जगह पे यूनियन है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कुछ इतनी ही हैं, मगर हम क्योंकि एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कोई एमसीक्यू में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी होती है, ये ऐसे आ सकते हैं ऑप्शंस। तो लास्ट में हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ यही है कि यूनियन इंटरसेक्शन को यूज़ करके हम लिखते हैं। तो
थोड़ा उससे पहले हमने एक चीज़ अभी मिस कर दी है, क्योंकि वो हमें काम वैसे हमने यूनिवर्सल सेट डिस्कस अभी तक नहीं किया। तो यूनिवर्सल सेट असल में हम लिखते हैं सेट ऑफ अ सेट विच इज़ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। तो सुपर सेट की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो हर सभी सेट का ये सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। फिर हम डिफ़ाइन कर पाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो आप यू में से ए निकालेंगे। तो यू यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए निकल जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा, यानी ए के अलावा। तो टोटल हमारे पास ये यू होता है, हम ये ए डिफाइन करते हैं। तो मैं वैसे डायग्राम हमने नहीं सीखा, मगर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल अगर कोई बड़ी चीज़ है उसमें से हम एक चीज़ निकालें तो जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मगर ये है कि ओवरऑल जो चीज़ है वो यू आपके पास हो। तो यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा है, उसमें से ए निकल जाएगा, जो बचेगा उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि इसी पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। हम कहते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। सिमिलरली जब हम ए यू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये इसको पढ़ते कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज़ द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये दो लाज हैं, लीमान रसल लॉ का जो है दो वर्जन से कह सकते हैं। तो कभी ये भी आ सकता है या दोनों भी आते हैं, तो तीसरा ऑप्शन उनका ए एंड बी का होगा। तो दोनों मतलब हमें याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ यूनियन है तो वहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो वहाँ यूनियन। तो दोनों में सेम कहीं नहीं होगा, जहाँ सेम होगा तो वो डिमॉर्फ लॉ श्योरली नहीं होगा, कोई और हो सकता है लॉ, या तो एसोसिएटिव लॉ हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पास कौन सी है, प्रॉपर्टी है या लॉ है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को थोड़ा समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हमने पहले 3 वेज किए हैं हमने। एक है हमारा डिस्क्रिप्टिव वे, दूसरा टेबुलर, तीसरा सेट बिल्डर। तो चौथा हम इसको कह सकते हैं जो हमारा शक्लों का है, तो वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझने के लिए सिंपल है कि हमें पहले एक बॉक्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके पास सेट से या तो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। अगर आपके पास डिसजॉइंट हैं, ठीक है, तो डिसजॉइंट के लिए आप इस किस्म के बनाएंगे वेन डायग्राम। ठीक है, अगर आपके पास ओवरलैपिंग हो फिर आप बनाएंगे इस किस्म के वेन डायग्राम। अगर ये 3 हैं तो 3 केस में इस किस्म का ओवरलैपिंग बनेगा, इस केस में आपके पास डिसजॉइंट बनेगा। ठीक है, तो तीनों में कुछ कॉमन ना हो, तो वो ऊपर वाले डिसजॉइंट है, नीचे वाले ये हैं। तो हम फाइंड भी करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ दोनों, वैसे तो दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ए यूनियन बी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर ओवरलैपिंग है तो यूनियन क्या होगी, ये सारा ए है ये बी है, तो ए बी को मिलाया तो ये बन गया। सिमिलरली ये ए है ये बी है, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला है, तो ये इस पार्ट को हम कहते हैं ये इंटरसेक्शन है। सिमिलरली यही डिसजॉइंट में भी हो सकता है, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो ये होगा और ये होगा, तो ये यूनियन ऐसे होगी। हाँ, इंटरसेक्शन इनकी इंटरेस्टिंग होगी, इंटरसेक्शन इसकी जैसी है वैसी है, क्योंकि कुछ कॉमन होगा तो हम डार्क करेंगे ना, कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम उसको वैसा ही रखेंगे, वो हमारी इंटरसेक्शन बन जाएगी। डिसजॉइंट के केस में वो इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं बनती इस वजह से। ठीक है, तो वेन डायग्राम ये, इसके बाद हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन के बाद हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं हमारा ए क्रॉस बी, यानी दो सेट्स की, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन नाम देना काफ़ी सही नहीं है, मगर हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको मल्टीप्लिकेशन का नाम दे सकते हैं। एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। तो हम कहते हैं ए क्रॉस बी एक डिफ़ाइन कैसे होता है, हम ऐसे ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी लिखते हैं सच दैट ए में से होता है और बी में से होता है, यानी पहला एलिमेंट पे ए वाले में से बी और दूसरे वाले में से होगा दूसरा वाला। ठीक है, तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अगर ए और बी ये है तो हम कहते हैं ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 3 2 2 2 3 फिर 3 2 3 3। तो ये भी सवाल यहाँ से एक अराइज हो सकता है कि अगर इसमें एलिमेंट जो है वो 3 थे, इसमें एलिमेंट 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 2 3 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये एक भी MCQ बन रहा है यहाँ से। अगर एक के सेट में एलिमेंट कुछ हैं, दूसरे में भी कुछ हैं, तो दोनों में जो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे वो दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन डिफाइन कर लेंगे लिए हमें पहले
कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। अब हम ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि सेट और सबसेट क्या होता है। तो सेट के सबसेट को हम सबसेट ही कहते हैं, ठीक है। अगर इसका सबसेट देखें, एम्प्टी है, 1 है, 2 है, ये सारे इसके सबसेट हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट को हम नाम देते हैं रिलेशन। तो रिलेशन एक्चुअली में और कुछ नहीं है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हाँ, किस किस्म का होगा, हम कहेंगे ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे सच देट, अब ए और बी जो है ना आपस में रिलेटेड होंगे, ए और रिलेटेड टू द बी। तो रिलेटेड किस तरीके से होगा, या तो ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। कोई ना कोई रिलेशन होगा। कभी ये भी हो सकता है कि ए बी को डिवाइड करे, या ए बी का फैक्टर हो, डिपेंड करता है आपके पास रिलेशन है क्या। कहीं पे ये भी है कि ए प्लस बी इज इक्वल 2 आ जाए, तो देखेंगे हम आगे। तो रिलेशन हम अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, अगर कौन सा डिफ़ाइन, ए का भी हमें ऐसे बताएं सच देट ए प्लस बी इज इक्वल 4 आ जाए। तो अगर हम पिछले वाले में देखें जो हमने किया था ये वाला, तो इसमें जो आया था 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 2 सॉरी 2 2 2 3, फिर 3 2 3 3। तो इनमें जो जिन दोनों का सम 4 आ रहा है, एक ये 1 3 था, दूसरा 2 3 था, सॉरी 2 2 था। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 1 3, दूसरा आएगा 2 2। तो इन दोनों का सम 4 है, बाकी किसी का भी सम 4 नहीं है। तो इस किस्म के हम रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन हम बहुत सारे ऐसे मैट्रिक वाले में लिखे हुए हैं, तो हम एक और भी लिखते हैं इन्हीं में से भले, या पहले हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई और लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। तो एक हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू 2 3, बी लेते हैं 0 1 2, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा एक्चुअल में, 2 0 2 1 2 2, ठीक है, ये होगा। फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, 3 0 3 1 3 2। तो ये 6 एलिमेंट आ गए। अब हम रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं किस किस्म का, ऐसे मुझे ऑर्डर पेयर बताएं सच देट ए इज़ इक्वल टू बी हो, मगर ऐसा कोई ठीक है, ऐसा कोई थोड़े बनेंगे। जो ज़्यादा बने हम उनको थोड़ा देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 3 आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 3 किस किस्म में आ रहा है, एक तो हमारे पास है 2 1, दूसरा है 3 0, और कुछ है नहीं। हाँ, ये लाजमन नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई आए। अगर मैं ये कहता हूँ ऐसे मुझे ऑर्डर पेयर ए बी बताएं ए प्लस बी इज इक्वल 6 आ जाए, तो ऐसा कोई है नहीं। तो यहाँ पे एम्प्टी भी आ सकता है, ये लाजमन नहीं है। तो हम इसको R2 इसको R1 नाम दे रहे हैं। तो रिलेशन कह रहे हैं, मगर लाजमन नहीं है कि रिलेशन में कोई ना कोई एलिमेंट है। जैसे हम कहते हैं सबसेट, तो सबसेट एक एम्प्टी भी होता है। तो सवाल आपके मैट्रिक के बुक में ये भी है कि भाई इसके सारे रिलेशन बताएं। तो सेट के सबसेट को हम सबसेट ही कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम एक रिलेशन कहते हैं। तो सिंपल सी ये बात है। तो रिलेशन अगर हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो रिलेशन के बाद हम थोड़ी आगे चल सकते हैं, हम डोमेन और रेंज डिफ़ाइन करते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या था, ए कामा बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो ये, तो हम कहते हैं कि डोमेन क्या है हमारे पास, है डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन को डोम ऑफ आर कहते हैं ब्रैकेट में, सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर क्या होती है, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट प्लेस। तो मैं बुक वाली डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस इन ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर जो लिखे हुए होंगे हमारे, जो पहली प्लेस पे एलिमेंट होंगे वो सारे डोमेन में आ जाएंगे। सिमिलरली रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर होगी सेट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट प्लेस था, ये हमारा सेकंड प्लेस में होगा, जो यानी सिंपल से ये वाले एलिमेंट रेंज के होंगे, ये वाले डोमेन के होंगे। तो डोमेन और रेंज फंक्शन की नहीं, यहाँ सिर्फ हम रिलेशन की कह रहे हैं कि रिलेशन की हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं आगे, हम कहते हैं कि रिलेशन हमारा फंक्शन कब बनेगा। तो हम कहेंगे अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन, ठीक है। कब कहलाएगा, इफ़ डोमेन जो है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन इज़
नॉट रिपीटेड। हम पहले कह रहे थे कि रिलेशन पहले डोमेन फर्स्ट प्लेस पे हो, अब हम कहते हैं फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट रिपीट ना हो। एंड हम ये भी कहते हैं डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इज इक्वल ए। इसकी मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट प्लेस में एलिमेंट हो उनमें से कोई रह ना जाए। ऐसे ना हो कि ए में एलिमेंट 1 2 3 थे और हमारे पास जो रिलेशन है उसमें सिर्फ 2 और 3 है, तो ऐसा होगा तो वो रिलेशन तो होगा मगर हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो मैं मीनिंग किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर ए हमारा 1 2 3 है, बी हमारा 2 3 है, तो हमारे पास अगर रिलेशन एक डिफाइंड है 1 2 2 3 1 3, तो इस किस्म का है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो है मगर फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3, तो डोमेन रिपीट हो गई। फिर सिमिलरली अगर रिपीट भले हो ना हो, ऐसा कुछ हो मगर रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे फिर यही बात है कि डोमेन ऑफ आर क्या है, असल में 1 और 2 है, मगर ए क्या है 1 2 3 था, तो ए 1 2 3 है, डोमेन 1 2 है, तो बराबर नहीं है। तो दो कंडीशंस क्या हैं, एक तो ये एलिमेंट यहाँ से कोई, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से कोई रह ना जाए, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 3 पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, भले वो 2 हो या 1, यहाँ रिपीट भले हो मगर फर्स्ट प्लेस में ना हो, यानी एक इनपुट पे 2 आउटपुट, क्योंकि इसको हम इनपुट्स कहते हैं, इसको हम आउटपुट्स कहते हैं। तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट ना आए, हाँ मगर 2 इनपुट पे एक आउटपुट आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके। फिर आगे हम टाइप्स पे चले जाएंगे, मगर हमारे पास अब क्या कंडीशन है, एक तो यहाँ पे रिपीटेशन ना हो और इसके अलावा यहाँ से कोई रह ना जाए। तो देखिए 1 में कुछ ना कुछ है, 2 पे कुछ ना कुछ आ रहा है, 3 पे कुछ ना कुछ, हम कहते कुछ ना कुछ आए मगर कोई रह ना जाए। जैसे पहले ये अगर ना लेते तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं बनता, रिलेशन फिर भी था, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ 3 2 2 3 1 2, तो देखें तीनों आ गए हैं, मगर मैं अगर 1 3 भी लिखता हूँ फिर इशू होगा। क्यों, क्योंकि डोमेन रिपीट हो गई, तो रिपीटेशन मना कर रहा है फंक्शन के लिए। तो हमें अगर रिपीटेशन यहाँ कहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, हाँ सिर्फ रिलेशन हो सकता है। तो ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया है फंक्शन को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के टाइप्स को। अच्छा, फंक्शन के टाइप से पहले हम थोड़ा उसको डायग्राम से भी देखते हैं, जो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। तो वहाँ 1 2 3 है, यहाँ ए बी सी डी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एक ये है, एक मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ 4 है, और दूसरा है हमारे पास 1 2 3 ए बी सी। तो एक में ये था, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे है, फिर एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। अब ये 3 मैंने लिखे हैं, इन तीनों में जो फंक्शन होगा उसमें तीनों कंडीशन, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक इनपुट पे 2 आउटपुट आए हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, मगर यहाँ पे ये 4 रह गया है, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे देखें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है, यहाँ पे ठीक है डी हम दे दें, भले यहाँ रह जाए कोई इशू नहीं। एक पे एक है, यहाँ से कोई ना रहा है, ना ही एक पे 2 आए हैं, तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। एक तरीका वो था ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, दूसरा तरीका हमारा ये डायग्राम की में होता है, ये तो फंक्शन डिस्कस करने के लिए। अब हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला हमारे पास होता है 1 1। तो 1 1 में कहते हैं एवरी इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। अब यूनिक आउटपुट का मकसद क्या है कहने का, एक ये भी था ना हमारे पास 1 2 3 4 ए बी सी। यहाँ देखें फ़र्क क्या है, अब एक पे एक ही है, 2 पे एक हो, हम कह रहे थे एक पे 2 ना हो, तो 2 पे एक हो कोई इशू नहीं है। मगर ये वाला फंक्शन तो है मगर 1 1 नहीं है। क्यों, हर इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, और हर इनपुट का यूनिक आउटपुट हो। यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, यानी 3 पे भी सी है, 4 पे भी सी है, तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा। हाँ ये दूसरा कहलाएगा, हम बात नहीं करें फ़िलहाल। यहाँ पे भले डी हो, ठीक है, मगर यहाँ पे इशू क्या है, 3 पे भी सी है, इस पे भी सी है, तो एवरी इनपुट डज नॉट हैव अ यूनिक आउटपुट, दैट इज़ वाई ये हमारा 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 होने के लिए
यहाँ कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए थी ताकि यहाँ अगर डी है तो यहाँ कोई 4 हो तो ये इससे कनेक्टेड हो। तो ये अब हमारा 1 1 कहलाएगा। ठीक है, तो 1 1 हमारा इस केस में होगा। और ऑन टू हमारा अगर हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन दूसरा टाइप, तो हम कहते हैं रेंज जो है फंक्शन की या रिलेशन जो हम कह रहे थे पहले, अब हमारा फंक्शन बन चुका है तो अब हम इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करें। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी। अब वही बात, हम दो प्लेसेस लिख रहे हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है। तो फंक्शन डिफाइन हुआ ए से लेके बी तक। तो यहाँ 1 2 3 है, 4 यहाँ ए बी सी है। तो पहले फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम कह रहे थे यहाँ पे कोई रह ना जाए इस प्लेस में। अब हम कह रहे थे इस यहाँ पे कोई ना रहे, जैसे वहाँ पहले रह रहा था तो यहाँ पे इस किस्म का होना चाहिए। यहाँ भले 4 हो तो ये भी हो सकता है, मगर यहाँ पे ऐसे कोई डी ना रहे। यहाँ रहेगा तो फंक्शन नहीं होगा, यहाँ रहेगा तो ये 1 1 हो सकता है, ऑन टू नहीं होगा। हम ऑन टू से ये कह सकते हैं इस केस में। अब ये ऑन टू होगा। ठीक है, अगर यहाँ मैंने डी लिख लिया है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है, तो डी लिखने की वजह से एक तो यहाँ रह गया, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। 1 1 भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो इनपुट पे सेम आउटपुट है। तो एवरी इनपुट डज नॉट हैव ए यूनिट आउटपुट और रेंज ऑफ फंक्शन डज नॉट इक्वल टू बी। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो आउटपुट ए बी है, बी बी है, सी बी है, मगर जो बी है वो ए बी सी डी है, तो दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बराबर सेट कब होते हैं, जब एलिमेंट एक जैसे भी हों और एक जितने भी हों। ठीक है, तो इक्वल सेट्स तब होंगे जब हमारे दोनों बराबर हों। जहाँ पे ए बी सी है वहाँ ए बी सी डी है, तो तादादी बराबर नहीं तो हम आगे तो जा ही नहीं सकते ना। तो इस वजह से हम फंक्शन को ऑन टू ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर हम कहते हैं 1 1 ऑन टू एक नाम देते हैं जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो वो वाला केस ये बन जाता है। अगर मैं यहीं पे लिखूँ तो 1 1 ऑन टू के लिए हम क्या कह रहे हैं कि 1 1 के लिए हमारी कंडीशन थी एक इनपुट पे एक आउटपुट, वो हमने लिख लिया है। 1 पे बी, 2 पे ए, 3 पे सी, तो ये 1 1 है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई रह नहीं गया। अगर यहाँ कोई रहता है तो ये ऑन टू नहीं होता, यहाँ पे 2 के लिए एक आता है तो ये 1 1 नहीं होता। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 की भी ऑन टू की भी। तो हम इसको कहेंगे ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू है। जब तक है ठीक है, तो 1 1 ऑन टू हमारा ये होगा। यहाँ पे हमारा ये फंक्शंस का पूरा हो रहा है। तो 1.4 लास्ट रहती है हमारी मैट्रिक के बुक की, तो वहाँ पे मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर वो भी पूरा हो जाएगा। तो वो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे होता क्या है, इस एक्स एक्सिस में यहाँ पे सारी लाइन पे ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y 0 होता है, और इस वाली पूरी में यहाँ पे x 0 होता है। क्योंकि x इज इक्वल 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, -1 यहाँ, -2 यहाँ, -3। तो ये हम ऐसे बनाते हैं। फिर हम कहते हैं यहाँ देखें y 0 यहाँ पे, यहाँ x 0, मगर यहाँ पे बीच में क्या होगा, तो हम यहाँ पे कहते हैं x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव की मीनिंग, अब मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, लिख रहा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 को हम पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, यानी प्लस वाले। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, x माइनस का होगा मगर y प्लस का होगा। यहाँ पे दोनों माइनस के होंगे, और यहाँ पे x तो पॉजिटिव होगा मगर y नेगेटिव होगा। तो ये टेबल भी बनी हुई है मैट्रिक की बुक वाले में। तो आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, x हमारा दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो हालांकि वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, मगर हम ऐसे बना सकते हैं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये हम बनाते क्यों हैं, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि सवाल हमारे पास आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2, -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो सवाल ऐसे होता है, तो ऑप्शन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। अब हम देखेंगे x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। x पॉजिटिव, y नेगेटिव इस वाले में होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ -2 -3, फिर ये इसका आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है, इसको नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव करूँ, फिर हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड।
दोनों पॉजिटिव करूँ तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये लाजमन नहीं है कि हमेशा हमें क्वाड्रेंट का पूछें, तो सवाल ऐसे भी होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट दी गई होती है ना, 2,0 फॉर एग्जाम्पल, इज लाइज इन भी होता है, ऑन भी होता है, फिर आगे क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी। क्यों? क्योंकि जब एक्स ज़ीरो हो ना तो वो हमारा एक्सेस पे आ जाता है हमेशा, तो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, वाई ज़ीरो है, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स एक्सिस, क्योंकि ऑन से यूज़ हो, क्योंकि प्रोपोजिशन इंग्लिश के लिहाज से हम ऑन यूज़ करेंगे, इन यूज़ नहीं करेंगे। क्वाड्रेंट के अंदर होगा इसमें तो इन यूज़ करेंगे, किसी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे तो हम ऑन यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ऐसे उन्होंने लिखा है कि इज़ इन और ऑन स्लेश देके। ठीक है, तो जब एक्स ज़ीरो होगा, अगर एक्स ज़ीरो है, ये कोई नंबर है, तो ये कौन सी होगी, हमारी वाई एक्सिस होगी। अगर एक्स सेम है, वाई ज़ीरो है, यानी हम कहते हैं यहाँ पे एक ज़ीरो हो दोनों में से, अगर कोई एक ज़ीरो है तो दूसरी एक्स, तो ये कह सकते हैं हम। यहाँ पे देखें, वाई ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस, एक्स ज़ीरो है तो वाई एक्सिस, तो जो वाली जो ज़ीरो है वो एक्सिस। मगर हम इसको क्या कहेंगे ये भी समझ लें, ये वाली पॉइंट होती है 0,0, तो इसका नाम होता है ओरिजिन। अब ओरिजिन नाम क्यों है? क्योंकि देखें, यहाँ जाएँ राइट पे तो 1 2 3 एक्स बढ़ते जा रहे हैं, लेफ़्ट पे जाएँ तो कम होते जा रहे हैं, फिर सिमिलरली ऊपर जाएँ तो वाई प्लस का हो रहा है, नीचे जा रहा है वाई माइनस, तो शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो दोनों जो है ना, अगर हम पार्ट्स देखें तो जैसे कोई चीज़ हम पंख के किसी के खुलते हैं तो वो मिडिल वाला उसकी ओरिजिन होती है, तो यहाँ पे ऐसे समझे कि ये राइट पे हम यहाँ पे कोई खड़े हुए हैं तो ऐसे हम जा रहे हैं, तो ये राइट जा रहा है, ये लेफ़्ट जा रहा है, तो ओरिजिन ये वाली ओरिजिन कहलाएगी। सिमिलरली ये वाली भी ऐसा ही है कि यहाँ से ये एक ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ से ये स्टार्टिंग है इसकी, तो इस वजह से हम इसको ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं ओरिजिन इसको। तो कभी भी ओरिजिन कहते हैं, ये नहीं कहेंगे आपको 0 0, तो आपको खुद समझना है कि ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन वाली पॉइंट 0 0 होती है, एक्स एक्सेस वाली में हमेशा वाई ज़ीरो होगी, भले वो एक्स कुछ भी हो, 2,0 4,0, बस एक ज़ीरो है तो दूसरी एक्सेस, तो वो कहीं पे भी यहाँ हो, यहाँ डिपेंड करता है आपके पास वो वैल्यू कौन सी है। सिमिलरली लेफ़्ट में भी अप में हो या राइट में हो। हाँ, अगर फिर वही बात कि क्वाड्रेंट होगा तो कुछ दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, मगर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होगा। जब एक ज़ीरो है तो दूसरी एक्सेस बन जाएगी। तो ड्रा करना आपके पास मतलब ड्रा आपका करना काम नहीं है, क्योंकि ड्रा के लिए आप मतलब किसी अभी पढ़ नहीं रहे काम पे। आपको सिर्फ यह सवाल आ सकता है कि ये क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, या इसकी ये ओरिजिन पे है या नहीं है, या फिर ये इसकी मीनिंग ये देखें। ओरिजिन पे अगर कोई लाई ड्रा करें तो उसकी पॉइंट क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके, तो वो 0 0 होंगे। अगर एक्सिस पे है तो 2,0 है तो वो कौन सी एक्सिस पे होगा, 0,-5 है तो कहाँ पे होगा, तो वही वो ऐसे पूछ सकते हैं सवाल। तो हमने छठी के स्टार्ट किया है और मैट्रिक के सबका चैप्टर 1 हमारा पूरा हो गया है।